हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AB² एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 12th क्लास का केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का पाठ आज होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टारगेट बुक सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव का जो भी न्यूमेरिकल वाली क्वेश्चन रहेंगी उसे भी आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। बात को समझिएगा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा है NaCl, बी में कहा है ZnS, सी में कहा है कांच और डी में कहा है सिल्वर, आपका सिलिकॉन कार्बाइड। देखिएगा, तो आपका पहला जो आपका दिया गया है NaCl, ये आपका होता है आयनिक सॉलिड। क्या होता है? आयनिक क्रिस्टलीय सॉलिड होता है। ZnS, ये भी आपका आयनिक क्रिस्टलीय सॉलिड है। कांच जो होता है दोस्तों, ये आपका अक्रिस्टलीय सॉलिड होता है। सिलिकॉन कार्बाइड यह सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। तो जो कांच होता है वो आपका क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसको पहचान सकते हैं जैसे अक्रिस्टलीय ठोस को पहचानने का एक तरीका होता है कि जो भी चीज़ है उसे क्या करिए, किसी धारदार औजार से आप क्या करिए, उसे कट करिए। और कट करने के बाद जो उसके यदि यानी इंटरनल सरफेस यदि आपका रुखड़ा आ जाए, रफ आ जाए, और एक्सटर्नल जो आपका उसका सरफेस होना चाहिए वो आपका स्मूथ रहेगा, तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। बात को समझिएगा, यदि अंदर वाली चीज़ें आपका रह जाए रुखड़ा और बाहर से आपको चिकना, तो वो आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है। यानी इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन वाला हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी, कांच होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बेरबेदार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है बिहार बोर्ड में। कह रहा है कि बेरबेदार ठोस का उदाहरण है। बेरबेदार ठोस का उदाहरण है कांच है, ग्रेफाइट है, नमक है, रबड़ है। तो बात को आपको समझना है। तब बेरबेदार को ही दूसरा नाम अक्रिस्टलीय ठोस भी कहा जाता है। बेरबेदार को ही अक्रिस्टलीय ठोस भी कहा जाता है। बेरबेदार ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस भी कहा जाएगा। और रबरदार ठोस कहे तो वो आपका क्रिस्टलीय सॉलिड होता है। तब बेरबेदार ठोस आपका कौन हो जाएगा? अक्रिस्टलीय, यानी अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे में ऑप्शन नंबर आपका ये है, हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है, डी में आपका रबड़ है। तो हीरा आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, ग्रेफाइट भी आपका क्रिस्टलीय ठोस सॉलिड होता है, और आपका नमक NaCl भी आपका आयनिक सॉलिड होता है, जो क्रिस्टलीय सॉलिड का एक प्रकार होता है। रबड़ को देखा जाए तो ये आपका क्या होता है? अक्रिस्टलीय सॉलिड होता है। जब इसे काटिएगा तो इसका अंदर वाली भाग जो होगा रुखड़ा होगा, और बाहर वाला जो सरफेस होता है वो चिकना होता है, इसलिए इसे अक्रिस्टलीय सॉलिड भी कहते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम आपका बेरबेदार सॉलिड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो समझिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में कहा है चीनी, बी में आपका हीरा है, सी में नमक है, और डी में आपका ग्लास है। तो देखिए, चीनी आपका क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, हीरा भी आपका क्रिस्टलीय होता है, नमक भी आपका क्या होता है? क्रिस्टलीय सॉलिड होता है। क्रिस्टलीय सॉलिड में भी आयनिक सॉलिड का एक प्रकार होता है NaCl। और ये आपका क्या होता है? ग्लास जो होता है दोस्तों, वो आपका अक्रिस्टलीय सॉलिड का एक प्रकार है, यानी अक्रिस्टलीय सॉलिड का एक एग्जाम्पल है, ये कह सकते हैं। तो यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो बात को समझिएगा। कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, इनमें से सभी। तो बात को सुनिएगा, क्रिस्टलीय सॉलिड होता है वो आपका 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वो आपका 4 प्रकार के होता है, जो सुनिएगा। पहला आपको होता है धात्विक ठोस। क्या होता है? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस यानी धात्विक क्रिस्टलीय ठोस आपका होता है। दूसरा आपका होता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड यानी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। फिर आपका तीसरा में आपका होता है सहसंयोजक सॉलिड। सहसंयोजक सॉलिड, जब
सॉलिड। और तीसरा आपका होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक सॉलिड, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस ये आपका होता है। यानी कह सकते हैं, बात को समझिएगा, आपका क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला आपका होता है मेटालिक सॉलिड, दूसरा आपका होता है आयनिक सॉलिड, तीसरा आपका कोवैलेंट सॉलिड और चौथा आपका होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी क्रिस्टलीय ठोस आपका कितना होते हैं? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो होता है लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी दिया है, CrO2। CrO2 आपका जो होता है, जो ऑक्साइड, जिसका ऑक्साइड जो होता है लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। CrO2 जो होता है जी, वो याद रखिएगा, लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, अगला आपका दिया गया है क्वेश्चन कि HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। HCP में परमाणु की संख्या होती है 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, 7 होता है। तो याद रखिएगा, इसे जो आपका परमाणु की संख्या को नंबर ऑफ रैंक भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, इसे परमाणु की संख्या को नंबर ऑफ रैंक, नंबर ऑफ रैंक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, HCP में नंबर ऑफ रैंक जो होता है वो कितना होता है? 6 होता है। और ये आपका नंबर ऑफ रैंक यदि FCC में पूछ दे, किस चीज़ में? FCC में, तो वो आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद रखिएगा। अब यही चीज, अब यहाँ से बात को सुनिएगा, यहाँ से क्या होता है, HCP और FCC दोनों बहुत जगह आपको क्या कर देते हैं? सिमिलरिटी होता है, कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, ये दोनों का मिलता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रैंक जो होता है डिफरेंट होता है। याद रखिएगा, HCP में आपका नंबर ऑफ रैंक यानी परमाणु की संख्या कितना होता है? 6 होता है। और FCC में नंबर ऑफ रैंक कितना होता है? 4 होता है। ये बात को गौर कीजिएगा, इस पर कंफ्यूजन मत होइएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है? 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 6 होता है HCP में परमाणु की संख्या यानी नंबर ऑफ रैंक। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, ये सुनिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, वो कहता है क्या, जो समझिएगा। कह रहा है कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? पैकिंग प्रभाज को ही आपको संकुलन क्षमता भी बोला जाता है, या पैकिंग इफिशिएंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसे PE, शॉर्ट में आपको PE भी बोला जाता है, पैकिंग इफिशिएंसी। तो देखिएगा और समझिएगा, इसमें आपका HCP में पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है। तो देखिएगा, आपको HCP कह दे, HCP या FCC बोले, FCC या CCP बोले, ये सभी में सिमिलरिटी होता है। यदि आप परसेंट में देखेंगे तो इसका परसेंट कितना होता है? 74% होता है। और यहाँ पे आपको दिया गया है 0.68, और यहाँ पे आपको बी में दिया 0.74, और सी में आपका 0.54 और डी में 0.50। तो याद रखिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका परसेंट में करिए, हटाइएगा, तो आपको हो जाएगा 0.74। और ये इसी को देखिएगा तो BCC में उसका होता है परसेंट में देखिएगा तो वो आपको हो जाएगा 68%, और ऐसे आपको परसेंट हटा कर देखिएगा तो 0.68। और ACC में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वो आपको हो जाएगा परसेंट में देखिएगा तो 54%, और ऐसे देखिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0.54%। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ से अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी, हो जाएगा 0.74, 0.74। अब अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, जो समझिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या है, जो समझिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, ये बात को समझिएगा। यहाँ पे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कह रहा है। यदि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कहता है तो वहाँ पे आपको हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। यदि आपको ब्रेविस जालक पूछता है कि ब्रेविस बताइएगा कि ब्रेविस जालकों की संख्या कितना होता है, तो वहाँ पे आपको 14 हो जाएगा।
और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि एलिमेंट्री सिमेट्रिकल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे आपको 23 याद रखना है। कितना याद रखना है? 23 रखना है। यदि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तो 7, ब्रेविस जालक की संख्या पूछे तो 14, और कोई एलिमेंट्री सिमेट्रिकल की क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तो वहाँ पे आपको हो जाएगा 23। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है, कितना होता है? 32%, 34%, 28%, 30%। तो बात को समझिएगा, यहाँ से आपको इसको निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। देखिएगा, तो बीसीसी में जो पैकिंग इफिशिएंसी होता है वो क्या करता है कि इसमें जो भरा हुआ यानी फुलफिल कितना होता है, तो पैकिंग इफिशिएंसी जो होता है इसमें 68% है। तब बताइएगा कि 100% में से 68% ही भरा हुआ है, तो कितना परसेंट यह मुक्त यानी खाली जगह है? तो 100 में से जब घटा दीजिएगा 68% तक कितना आपका आ जाएगा? 32%। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 32%। याद रखिएगा ये चीज को, कितना हो जाएगा? 32% बीसीसी में मुक्त यानी खाली जगह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु में क्रिस्टल धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होगी। तो ये बात को समझिएगा थोड़ा सा। देखिएगा, क्या कह रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक एचसीपी संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है? कोऑर्डिनेशन संख्या यानी अड़ोसी पड़ोसी में कितने आपको परमाणु होते हैं या कितने आपका कण होता है, वही आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जब यहाँ पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यदि एचसीपी पूछे तो एचसीपी आपको बोल दिया क्या एचसीपी में कितना, या सीसीपी में बोले, या आपको एफसीसी पूछे कि इसमें कितना होता है कोऑर्डिनेशन संख्या, तो वो याद रखिएगा उसमें कितना होगा? 12 हो जाएगा। बीसीसी में यदि पूछता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन संख्या कितना मारना है आपको? 8 मारना है। कितना मारिएगा? 8 मारिएगा। यदि प्लेनर ट्रायगोनल पूछता है तो उसमें आपको कोऑर्डिनेशन संख्या आपको 3 होता है। टेट्राहेड्रल पूछे तो उसमें आपको 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल पूछे तो उसमें आपका 6 होता है। क्यूबिकल पूछे तो उसमें आपको 8 होता है। याद रखिएगा, ये सारी चीज आपको याद रखना है, दिक्कत नहीं ना। अब आगे सुनिएगा और बात को समझिएगा। तो ये आपको एचसीपी कहता है दोस्तों, तो एचसीपी में कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? 12 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बिहार बोर्ड में भी वो कई दफा पूछ दिए गए हैं, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, जो सुनिएगा। कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय भॉइड और अष्टफलकीय भॉइड होता है? निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय भॉइड और अष्टफलकीय भॉइड होता है? तो इस क्वेश्चन को समझिए। तो इसमें आपका हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर पहला दे रहा है कि पहला में देता है कि बीसीसी और एफसीसी, दूसरा आपका दिया है एचसीपी या सीसीपी और सीसीपी, सी में दिया है एचसीपी और एसीसी, और डी में दिया है बीसीसी और एचसीपी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा बी, एचसीपी या और सीसीपी। ये दोनों में क्या होता है? चतुष्फलकीय भॉइड और अष्टफलकीय भॉइड होता है। तो इसमें आप याद रखिएगा एचसीपी और सीसीपी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, जे सुनिएगा बात को गौर से। कहा जा रहा है कि क्रिस्टल तंत्र, ये आपको क्या कहा गया है कि क्रिस्टल तंत्र, सुनिएगा, क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय तंत्र में ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी एवं अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, सॉरी ये आपका दिया गया है क्वेश्चन आपका कि अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल आपका 90 डिग्री उसका पैरामीटर दिया है, और यानी कह सकते हो पैमाना वर्तमान रहता है। तो बताइए कौन वाला हो जाएगा? ऑप्शन ए में है आपका त्रिताच ऑर्थोरोम्बिक घनाकार की एकनाच, बताइएगा। तो इसमें किस में होता है कि ए इक्वल आपका बी होता है, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी
डज नॉट इक्वल टू आपका डी होता है, और यहाँ पे अल्फा इक्वल बीटा इक्वल आपका गामा होता है। तो आपका कौन हो जाएगा बताइएगा यहाँ से, तो जल्दी से बताइएगा आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ताछ दिया गया है, ऑर्थोरोम्बिक दिया गया है, घनाकार दिया गया है, और आपका इक्तनाच दिया गया है। बताइएगा जल्दी से, आई होप आप लोग बता सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही लजीज क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, देखिएगा। कहा जा रहा है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है। शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, घनत्व यानी डेंसिटी पर क्या असर पड़ता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तब बताइएगा जल्दी से। तो शॉर्टकी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें ऋण आयन और धन आयन यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों एक ही समय पर एक ही जगह से क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। बताइए, घर में कोई भी पब्लिक एक के समय पर एक ही जगह से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो घर में क्या हो जाता है, उसका संख्या घट जाता है, यानी डेंसिटी उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, उसका डेंसिटी बहुत घट जाता है एक ही साथ आपका लुप्त होने के कारण। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला देखिएगा, 14 प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि एन आई आपका 0.98 दिया गया है, और ऑक्सीजन आपका 1.00 में Na+2 का प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे ज्ञात कीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 96%। लेकिन आप लोग चाहते हो कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए, तो बस यहाँ पे आपको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। बस 1 मिनट, पेन कहाँ गया जी। सुनिएगा, अब यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो बात को समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से आपका एनसीईआरटी बुक इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, समझे ना। वहाँ पे आपको Ni+2 एंड Ni+3 का भी वहाँ पे निकालने के लिए बुक में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आइए सोल्यूशन करते हैं, आइए सोल्यूशन करना। तो Ni+2 फिर Ni+3, ये आपको दोनों का जब ऐड कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, चाहे कि सिर्फ ओनली फॉर आपको यहाँ पे Ni दिया गया, तो इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों, यानी Ni+2 भी है, Ni+3 है, तो दोनों कितना दिया गया है आपको 98। तो यहाँ पे 98% हम लोग ले लेते हैं, यानी 98 यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे लेट हम लोग मान लेते हैं, बात को सुनिएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं, जो समझिएगा कि Ni+2 मान लेते हैं क्या कि x है, क्या है, x दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Ni+2 आपका x है, प्लस Ni+3 आपका मान नहीं दिया गया है। इसका हो जाएगा टोटल कितना, 98। ए वाला x आपका ये पट्टी पॉजिटिव है, ओ पट्टी जाएगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी आपका Ni+3 यहाँ से ए पट्टी आएगा, यानी RH साइड में आएगा, तो 98 प्लस आपको हो जाएगा x हो जाएगा। इसे चाहोगे तो आप इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हो। अब सुनिएगा और यहाँ से बात को समझिएगा। अब यहाँ से क्या समझिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग ज्ञात करने के लिए सीखे होंगे 11th क्लास में ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि Ni+2 जो आपका ओवरऑल पूरा कंपाउंड है, कंपाउंड आपका क्या चीज़ का है, Ni आपका कितना है 98, 0.98 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है जो आपका 1 है ना, इतना है। तो ये टोटल आपका कंपाउंड को जब ऐड कीजिएगा तो Ni, इसमें आपको Ni में आपका क्या आ जाएगा, Ni आपका +2 आएगा, और एक आपका आएगा Ni+3, अब प्लस ऑक्सीजन का आपका आ जाएगा, तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में क्या होता है जी, माइनस चार्ज होता है। अब बराबर आपको क्या कर लीजिएगा, इक्वेशन 0 कर लीजिएगा, ये आपका ऑक्सीजन है। अब बताइएगा Ni को हमने क्या माना है, x माना है, तो x लिख दें। Ni+3 का मान कितना आया है, 98 प्लस आपका x आया, तो यहाँ पे कर लोगे। अब एक बात सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते थे तो इसमें जो आयन होता है उसे आगे इसमें क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, इसमें आयन कितना है, 3 है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे Ni+3 को कितना आया जी, 98 प्लस आपका x आया है।
यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे -2 है तो इसका -2 आ जाएगा आगे। और ऑक्सीजन में कितना परसेंट है जो बताइएगा, तो ऑक्सीजन में आपको 1 है, यानी आपका 100% टोटल बराबर आपको हो जाएगा 0, दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से क्या करोगे तुम, 2x प्लस, अब यहाँ से 3 से आप इसमें 98 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 294 प्लस आपको हो जाएगा 3x प्लस आपको कितना हो जाएगा 3। अच्छा यहाँ पे देखिएगा माइनस न है जी, बात को समझिए, यहाँ पे माइनस, ई पट्टी पॉजिटिव से ई पट्टी नेगेटिव ना हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा -3x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 200 बराबर 0 हो जाएगा। अब जो आपको ऐड होता है उसको ऐड कीजिए, बाकी को आगे कीजिए। अब यहाँ से सुनिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, यहाँ पे माइनस में 3x है तो यहाँ पे घट के आपको हो जाएगा -x, और यहाँ पे 294 में से 200 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, आपको प्लस में 94 में आपका रह जाएगा 94 बराबर 0। एक सी पट्टी पॉजिटिव है, ई पट्टी आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ई पट्टी निगेटिव तो ई पट्टी आपका पॉजिटिव, या पट्टी इसे 94 को इसी पट्टी रह दीजिए तो ये आपको इतना हो जाएगा, यानी x बराबर आपको कितना आ गया जी, आपका 94 आ गया। तो ये अभी आंसर नहीं निकला, याद रखिएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि Ni+2 आयनों की प्रतिशत निकालेंगे, आयनों की प्रतिशत निकालेंगे, आयनों की परसेंट यानी प्रतिशत निकालना है। तो ये टोटल जो 94% जो है ना, कितना में है, ये आपका 96, जो आपको 98% में है, कितना में है, टोटल आपका 98% दिया जाए, Ni+2 Ni+3 मिलाकर 98 है, तो 98 में आपका दिया गया है 94, इसका जब परसेंट निकालिएगा तो 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। अब जब गुना कीजिएगा तो इसका जब गुना कर लीजिएगा, गुना भाग कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 96%, यही आपको हो जाएगा आंसर। तो देखिएगा 96% यदि रहता है तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, आंसर मार सकते हो। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका तो ले सकते हो। तो यह इसका क्या हो जाएगा आंसर 96%। देखिएगा दिया गया है क्या 96%, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका 84%, बी में 16% और सी में आपको 96%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, इसको सी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो समझिएगा अगले क्वेश्चन में कि NaCl क्रिस्टल में SrCl2 क्रिस्टल बाहर से डालने पर एक ठोस विलयन प्राप्त करता है जिसमें Na+ आयन के स्थान पर है Sr+2 आयन की प्रतिस्थापित होता है, क्लोरीन माइनस आयन प्रतिस्थापित होता है कि CrCl2 ही प्रतिस्थापित हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, Sr+2 आयन प्रतिस्थापित होता है। अब इसे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या कहा जा रहा है जो समझिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह होगा विद्युत रोधी होगा, अर्धचालक होगा कि अतिचालक होगा। तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। क्या होता है, अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी। आप सुनिएगा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, आपका फिजिक्स में यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जर्मेनियम यानी जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित एस है, तो बताइएगा आपको शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन के साथ कोई भी चीज़ यानी कोई भी पदार्थ आपको उसमें मिलाइएगा, मिश्रित कीजिएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोपेंट कहते हैं। यानी कहिएगा कि शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ अशुद्धि, धीरे धीरे में अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपेंट कहते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि साथ उपस्थित रहता है तो उसको क्या कहिएगा, डोपेंट कहिएगा। क्या कहिएगा, डोपेंट। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कि 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोशिका की लगभग संख्या होगी। तो इसको बहुत इजी है, सुनिएगा, ये आपका इसका न्यूमेरिकल आपको सॉल्यूशन करना चाहोगे तो कर सकते हो। ये आपको कितना है, 58.5 ग्राम आपको क्या दिया गया है, NaCl दिया गया है, NaCl है। तो देखिएगा इतना ग्राम यानी कह सकते हो NaCl का कितना होता है जी, 23 ग्राम का एटॉमिक मास होता है और Cl का
58.5 होता है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 58.5 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा NaCl इसकी संरचना जो होता है दोस्तों आपका FCC होता है। क्या होता है? FCC होता है। अब इतना ग्राम में कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। आपको 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे इतना में कितना मोल होगा? 1 मोल। और इतना में 1 मोल है तो बताइएगा कि 1 मोल बराबर कितना होता है? आपका 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। अब इसी को क्या करना है कि इतना में 6.023 इंटू 10⁻, आपका क्या हो जाएगा? 23 इतना है। आप बताइएगा इसकी संरचना कितनी FCC है तो इसमें FCC में बताइएगा एटॉमिक परमाणु की संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो बस कुछ नहीं करना रहता है, इसमें आपको 4 से डिवाइड कर दीजिए और जितना आपको आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, या उसी में आपको एकक कोशिका की संख्या हो जाएगी। तो इसमें इसको जब डिवाइड कीजिएगा 4 से तो आपका जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 यही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही आपका है 1.5 इंटू 10⁻23 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो समझिए, फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका में परमाणु की संख्या होती है। तो FCC में बताइएगा, FCC में परमाणु की संख्या कितना होता है? 4 होता है। BCC में कितना होता है आपका? जो आप बताइएगा कमेंट में, समझे ना। BCC और HCC ये आपको दोनों आपको बता दिए हैं ना, तो ये दोनों का कमेंट करके बताइएगा। तो FCC में कितना हो जाएगा? FCC में आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। नाभिकीय दोष होता है, क्रिस्टलीय दोष होता है, परमाणुक दोष होता है कि अणु दोष होता है? तो बताइएगा। फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष एक प्रकार का क्रिस्टलीय दोष होता है। कौन सा दोष होता है जी? क्रिस्टलीय दोष होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी। BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है प्रतिशत, यानी कह सकते हो पैकिंग इफिशिएंसी होता है। पिछले आपको वहाँ पे आपको जब क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे हम बता दिए थे। बताइएगा BCC में कितना हो जाएगा? BCC में आपको होता है 54% होता है। कितना होता है? आपका BCC में आपका कितना होता है? 68%। कितना होता है जी? 68%। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो ध्यान से। BCC में यदि पूछ दे BCC में तो आपको याद रखना है 68%। यदि परसेंट में नहीं पूछता है तो 0.68 याद रखिएगा। कोई बात नहीं, बिजली चली गई थी। अब देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो BCC में आपको क्या होता है जी? BCC में आपको 68% होता है। और आप FCC में देखिएगा तो FCC में आपको 74%, और इसी का देखिएगा तो 74%। और आपका SCC होता है तो SCC में आपका होता है 0 आपका परसेंट में लीजिएगा तो वो आपका 54%, और ऐसे लीजिएगा तो 0.54%। दिक्कत नहीं ना। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा जी? तो BCC में संकुलन क्षमता कितना होता है बताइएगा आप ही लोग? 58%, 68%, 78%, 88%। कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, 68%। दिक्कत नहीं ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से बनाइएगा। बताइएगा FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। पैकिंग इफिशिएंसी इसमें भी पूछा है 54%, 74%, 68%, 84%। अभी जस्ट बताइएगा, इसी से देख कर बताइएगा FCC में कितना होता है? 74% होता है। क्या होता है? 74%। हमारे यहाँ कितना परसेंट? 74%। दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा, यदि ये वीडियो आप लोग को समझ में आता है, यदि कंटिन्यू चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठा सके ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हो सकता है तो लाइक कीजिए, अब चाहे मत कीजिए। अभी आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो चाहिए या ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, लव यू गाइस।